2, -1 -2 1, 1 -2 3, माइनस साइन रहेगा लेना है, नहीं रहेगा तो 0 लेना है, अगर वो टर्म ही नहीं हो तो वहां पे क्या होगा 0। ये कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा 1 का वैल्यू, डेल्टा 1 क्या होगा, कॉलम 1 को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, 4 9 1 एंड देन बाकी सारा वही -1 -2 1 1 -2 3, इसका वैल्यू कैलकुलेट। डेल्टा 2 में क्या होगा, कॉलम 2 को रिप्लेस करना, कॉलम 1 वही रह जाएगा 1 1 2, कॉलम 2 में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट्स 4 9 1 एंड देन 1 -2 3। डेल्टा 3 में क्या करना है, कॉलम 3 रिप्लेस होगा, है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 वही रह जाएगा 1 1 और 2, -1 -2 1 एंड देन कॉलम 3 में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट्स आ जाएंगे 4 9 1 4 9 1। चूंकि यहां पे नंबर से इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 1 इंटू -6 माइनस +2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 लेंगे 3 -4 दैट इज +4 प्लस 1 इंटू 1 -4 दैट इज +4। यहां कैलकुलेट करेंगे तो -4 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8। डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 8। डेल्टा 1 4 इंटू -6 प्लस 2 माइनस +1 इंटू 27 माइनस +2 प्लस 1 इंटू 9 +2 4 -16 प्लस 29 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 24। डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आ गया 24। डेल्टा 2 का वैल्यू 1 इंटू 27 प्लस 2 -4 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 18 29 माइनस 28 माइनस 17 1 दैट इज -16। फिर डेल्टा 3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू -2 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 18 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -11 -17 प्लस 20 -8। ओके, अब इस तरह से हम लोग क्या किए, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा 1 का वैल्यू, डेल्टा 2 का वैल्यू, डेल्टा 3, तीनों का वैल्यू, चारों का वैल्यूज कैलकुलेट किए। अब लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल हम लोग क्या जानते थे, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। डेल्टा 1 का वैल्यू 24 बाई 8, y का वैल्यू डेल्टा 2 का वैल्यू -16 बाई 8, डेल्टा 3 का वैल्यू -8 बाई 8,
that is equal to 3 minus 2 minus 1. So solution x, y, z, x is equal to 3, y is equal to minus 2, z is equal to minus 1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, y, z ऑर्डर्ड पेयर में x पहले x लिखे तो x का वैल्यू, y लिखे तो y का वैल्यू माइनस 1. दिस इज सॉल्यूशन. ऐसे यहां भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन x इज इक्वल टू दिस मच, y इक्वल टू दिस मच, z इक्वल टू दिस मच. कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि मेरा इक्वेशन जैसे x y z में है, वो हो सकता है कि इक्वेशन u v w में हो. तो u अगर फर्स्ट कॉलम में u है तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा से निकलेगा. v कॉलम 2 में है तो v का वैल्यू डेल्टा 2. जिस कॉलम में है, अगर सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड वाले में से निकलेगा v. अगर डेल्टा w मान लीजिए थर्ड कॉलम में है तो डेल्टा 3 वाले से w निकलेगा. ठीक है. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. यहां पे एक एग्जांपल मैंने लिया है. इसमें कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है, कंसिस्टेंट. क्या यह कंसिस्टेंट है? मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं. एक जब भी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करना हो तो इन सबका वैल्यू चेक करो. पहले सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा 3 x के जगह में 3, सेकंड में x है ही नहीं 0, थर्ड में x कितना है 3, फिर y माइनस 1, सेकंड में y 2, थर्ड में y माइनस 5, z माइनस 2, सेकंड में माइनस 1 और थर्ड में है ही नहीं. डेल्टा 1 पहले डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करना. अगर ये नॉट 0 तो यूनिक सॉल्यूशन सीधा सीधा हम लोग लिख कर निकल जाएंगे. क्या है? कंसिस्टेंट. तो 3 टाइम्स 0 minus 5 plus 1 into 0 plus 3 minus 2 into 0 minus 6 कितना आ रहा है? minus 15 plus 3 plus 12 0 आ गया. अगर नॉट 0 होता तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट. लेकिन अब डेल्टा 0 आ जाए, जैसे ही डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, और इसलिए वो क्या हो जाता? कंसिस्टेंट हो जाता. लेकिन जब डेल्टा 0 हो गया तो अब अदर 2 केसेस जो नीचे वाले थे वो चेक करेंगे. अब इसके बाद सभी का वैल्यू चेक करना है. डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबका एक एक करके. अगर उसमें से 0 आता जाएगा आगे कैलकुलेट करेंगे, 0 नहीं आएगा तो वहीं पे हम लोग कंक्लूजन दे देंगे. डेल्टा 1 0 नहीं आ, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम कोई एक 0 नहीं हो, नॉट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. तो अगर 0 हो जाए सारा 0 तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा. डेल्टा 1 का वैल्यू 0 आएगा, सबका वैल्यू आगे कैलकुलेट करना, नहीं आएगा तो रुक जाना. कॉलम 1 रिप्लेस कैसे होगा? 2 minus 1 3 कांस्टेंट से, minus 1 2 minus 5 minus 2 minus 1 0. 2 times 0 minus 5 plus 1 into 0 plus 3 plus minus 2 into 5 minus 6 minus 10 plus 3, यहां पे minus 1 minus 2 plus 2 कितना आ रहा है? minus 5. नॉट इक्वल टू 0. ओ जैसे ही नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन. डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट. अगर डेल्टा 0 हो जाए तो हम लोग किसको निकालते जाएंगे? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. अगर 0 आते जाएगा तो आगे कैलकुलेट कर जाएंगे. 0 नहीं आता, कहीं भी 0 नहीं आ गया तो रुक जाना. हाँ, चाहे डेल्टा 1 0 आता, डेल्टा 2 कैलकुलेट करते, यहाँ 0 नहीं आता तो यही रुक जाते. तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी 0 नहीं आया तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट. नो सॉल्यूशन था इस केस में, है ना.
इनकंसिस्टेंट। और अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 कैलकुलेट किया वो भी 0 आ गया, डेल्टा 2 कैलकुलेट किया वो भी 0 आ गया, डेल्टा 3 कैलकुलेट किया वो भी 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इस समय भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, चाहे सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन हो चाहे अनगिनत सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे डेल्टा 1 नॉट 0 आ गया, तो कौन सा केस आ जाएगा? सेकेंड वाला, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं मैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल ले रखा है। इसमें कह रहा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस सिस्टम, चेक करो कि कंसिस्टेंट है या नहीं। और अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट किस किस केस में होगा? यूनिक सॉल्यूशन के केस में और इनफिनिट सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व भी करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन ही नहीं, तो फिर सॉल्व क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे? डेल्टा। यहाँ डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा आप पाओगे 0। तो जब डेल्टा 0 आ जाएगा तो फिर क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैलकुलेट करें, अगर वो भी 0 आ जाएगा, अगर 0 नहीं आता नो सॉल्यूशन। कोई भी डेल्टा 1 डेल्टा 0 आए तो इमीडिएटली फाइंड आउट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इन सक्सेसिवली। अगर इसमें से कोई भी एक 0 नहीं आता, वहीं स्टॉप करो, नॉट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और अगर 0 आते जाता है आगे चलते जाओ। डेल्टा 2 कैलकुलेट करो, वो भी 0 आ जाएगा। डेल्टा 3 कैलकुलेट करेंगे आप, वो भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे सारे 0 आ जाएंगे। अब देखोगे, कैलकुलेट करो, करिए तो सभी का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब है जब सारे 0 हो जाते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशंस कह सकते हैं लोग। अब चूंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, चाहे सॉल्यूशन एक हो, चाहे 1000 हो, चाहे अनगिनत हो, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन निकालो। अब सोचने की बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनफाइनाइट नंबर्स को लिखना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग किसी आर्बिट्ररी नंबर के रूप में लिखेंगे। और चूंकि उस आर्बिट्ररी नंबर का वैल्यू अनगिनत हो सकते हैं, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी अनगिनत। एक्स वाई जेड का वैल्यू किसमें लाएंगे हम लोग? आर्बिट्ररी नंबर के रूप में लाएंगे। जब भी ऐसा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 3 इक्वेशंस है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखो, किसी एक वेरिएबल को गायब कर दो। हाँ, चाहे एक्स को, चाहे वाई को, चाहे जेड को। हम लोग ना वाई को गायब करते हैं। फर्स्ट तो इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हट जाएगा। इन सब में थोड़ा तक यहाँ पे 5 से भी करके फर्स्ट और कोई भी 2 इक्वेशन चूज करें, चाहे फर्स्ट और सेकेंड, चाहे सेकेंड और थर्ड, चाहे फर्स्ट और थर्ड। और किसी एक वेरिएबल को ऐसा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, क्लास 10 में जैसे हम लोग पढ़ते थे। किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर देना है, उसको एलिमिनेट कर देना है, चाहे एक्स को, चाहे वाई को, चाहे जेड को। अभी हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को यूज करके वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो 1 को क्या से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 × 1, और फिर प्लस कर देंगे, तो यहाँ -2y आएगा, यहाँ +2 है तो प्लस नहीं कटेगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x - 2y + 6z इज इक्वल टू 10, और 3x + 2y - z इज इक्वल टू 7। दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। 4 और 3 7x, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस कितना आ जाएगा? 5z 17। सो यहां से x का वैल्यू 17 - 5z/7, x का वैल्यू z के टर्म में लाएंगे। अब z का वैल्यू हम लोग को तो यहाँ मालूम नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं। सपोज z का वैल्यू t है, लेट z इज इक्वल टू t, कोई आर्बिट्ररी मान लेंगे, t ले सकते हैं, k ले सकते हैं, a ले सकते हैं, जो भी आपको इच्छा है। चलो z का वैल्यू हम लोग k लेते हैं, एक आर्बिट्ररी नंबर। सपोज इस सॉल्यूशन
इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो z का वैल्यू भी बहुत सारे आएंगे, x का वैल्यू भी बहुत सारे आएंगे, y का वैल्यू भी बहुत सारे आएंगे। तो सपोज z का वैल्यू k है, तो अगर z का वैल्यू k है तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो x इज इक्वल टू 17 माइनस 5k बाई 7। तो इस तरह से अब हम लोग को किसका किसका वैल्यू मिल गया? दो का, x और z का। क्या मिसिंग है? y। हमने किन दो इक्वेशन को यूज किया? 1 और 2 को यूज किया। किनको किनको यूज किया? 1 और 2 को। कौन सा अनटच्ड रह गया? तीनों इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोगों को x y z निकालना होता है। तो अभी अनटच्ड कौन रह गया? 3। ये x और जो दो वैल्यूज आए हैं वो जो इक्वेशन अनटच्ड है उसमें रखेंगे, तो थर्ड में रखेंगे। पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and z in 3, we get 4 into 17 minus 5k by 7 plus 5y minus 5k is equal to 9. So that is equal to 5y is equal to 9 minus plus 5k minus 4 times 17 minus 5k by 7, yeah, over 7. So 5y is equal to, I'm sorry, 5y is equal to 763 plus 35 minus 68 plus 20k. So 5y is equal to 7, 35 or 20, 55k minus 63 minus 5. So y is equal to 7, 5 नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ से कॉमन, 11k minus 1, 5 और 5 कैंसिल। So y is equal to 11k minus 1 by 7. इस तरह से x y z का वैल्यू मिले। So solution is, therefore इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया। So solution is x is equal x y z. X is equal to 17 minus 5k by 7. Y is equal to 11k minus 1 by 7 and z is equal to k. This is our solution, where k is an arbitrary number. अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा जो कंडीशन हम लोग जब चेक किए थे तो पता चला था कि ये कंसिस्टेंट है और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू एक ही रख ले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ है? एक वैल्यू आता, फिर एक्स वाई जेड का एक और आता, फिर आता, इस तरह करके बहुत सारे लिखते, तब तो अरे भाई है यहाँ पे, चूंकि ये आर्बिट्रेरी यहाँ पे k इंसर्टेड है, k का वैल्यू अगर 0 रखेंगे 1, एक वैल्यू आ गया, फिर k का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर k का वैल्यू कितने सारे रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। तो जितना रखते जाओ उतना एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलता जाएगा, उतने सॉल्यूशन उस सिस्टम का होता चला जाएगा। तो ये कितना सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, याद रखें। a1x plus b1y plus c1z is equal to कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, हर एक में वेरिएबल होगा और सबका पावर 1 है, इसलिए लीनियर, और सभी में है, सभी में वेरिएबल है, होमोजेनियस, एक जैसा पावर है इसलिए होमोजेनियस। अगर यहाँ कांस्टेंट होता तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल का पावर क्या हो जाता है? 0। यहाँ 1 1 1, यहाँ 0, सब जगह इक्वल पावर वेरिएबल पे नहीं है, इसलिए
वो नॉन होमोजीनियस होता है। लेकिन अगर यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे सभी टर्म में वेरिएबल का पावर सेम है, होमोजीनियस। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और 3 अननोन है तो सिस्टम होने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। यहां पे आप देखोगे कि ऐसा सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, पहला पॉइंट, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है। इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, इसका हमेशा सॉल्यूशन मिलता है। इट हैज वन फिक्स्ड सॉल्यूशन, वन फिक्स्ड, और दूसरा भी हो सकता है बट एक फिक्स सॉल्यूशन है, दूसरा मिले या ना मिले बट एक फिक्स सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू, तीनों 0। दैट मींस x y z इज इक्वल टू 0 0 0, तीनों का वैल्यू 0। देखो 0 अगर हम ये लेके चलते हैं, फर्स्ट में रखेंगे 0 0 0 तो कैलकुलेट में 0 राइट साइड आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, थर्ड में भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मींस ये सॉल्यूशन हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस सिस्टम का ये एक सॉल्यूशन है। और चाहे कैसा भी बिना सॉल्व किए ये जान रहे हैं, इसका मतलब कोई और दूसरा भी इक्वेशन आता तो भी सही होता, ये उसको भी सेटिस्फाई करता। इसका मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम लेंगे उसका ये सॉल्यूशन फिक्स्ड है, इसलिए ऐसा सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है। किसको? क्योंकि इसका एक फिक्स सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z, तीनों का वैल्यू 0 हो सकता है, तीनों का नॉन जीरो वैल्यू भी मिल सकते हैं, वो तो बात की बात है, बट एक फिक्स सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन कहलाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? ट्राइवियल सॉल्यूशन। जब तीनों का वैल्यू 0 हो जाए उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब इसमें x y z तीनों का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है कि एक 0 हो बाकी दो 0 नहीं, हो सकता है कि दो जगह पे 0 हो सकता है कि तीनों जगह पे 0 नहीं हो। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। जब तीनों 0 होंगे, तीनों जब 0 होंगे तो कहेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन, और तीनों 0 नहीं हो, एक 0 हो या दो 0 हो या तीनों 0 नहीं हो, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इस जगह इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो चीज हम लोग को मालूम हो गया कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन होता है, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है क्योंकि इसका एक फिक्स सॉल्यूशन है, वो है ट्राइवियल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे अब हम लोग डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सोचते हैं। क्या सोचते हैं? डेल्टा 1, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इस डेल्टा का वैल्यू 0, अब कैलकुलेट करेंगे 0 आ भी सकता है, नहीं आ सकता। डेल्टा 1 का वैल्यू कॉलम 1 में क्या आएगा? 0 0 0, क्योंकि इस प्लेस पे तो d1 d2 d3 0 है, तो सबका वैल्यू क्या आना है? 0। डेल्टा 2 का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, क्या आएगा? डेल्टा 2 का वैल्यू कॉलम 2 में 0 आ जाएगा, है ना, तो भी क्या आ जाएगा? 0। डेल्टा 3 का वैल्यू भी क्या आएगा? 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? डेल्टा का वैल्यू कुछ आ सकता है, बट डेल्टा 1 का वैल्यू 0, डेल्टा 2 का वैल्यू 0, डेल्टा 3 का वैल्यू 0। डेल्टा 1 में कॉलम 1 0 हो जाएगा, इसलिए 0। डेल्टा 2 में कॉलम 2 0 हो जाएगा, इसलिए 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो, सारे 0 हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया। d1 d2 d3 0 है, कॉलम 1 में 0 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0, डेल्टा 2 का वैल्यू, डेल्टा 3 का वैल्यू भी 0। सिर्फ डेल्टा का वैल्यू 0 यहाँ डिसाइड नहीं होगा। अब हम लोग वहां पे जाते हैं, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन सा सॉल्यूशन था? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन हम लोग तो ये जानते हैं फिक्स्ड है, ये तो होना ही है, और दूसरा हो सकता है। जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो यही होगा, मतलब ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। सो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इंपॉर्टेंट केसेस
इंपॉर्टेंट केसेस। पहला हो गया कि ऐसा सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ homogeneous linear equations is always consistent। चलो भाई ये तो पता चल गया। हमारे पास डेल्टा का वैल्यू कुछ आ सकता है, पर डेल्टा 1 का वैल्यू 0 है, डेल्टा 2 का वैल्यू 0 है, डेल्टा 3 का वैल्यू 0 है। यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 इसका वैल्यू कुछ आ सकता है ना। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन में कौन आ जाता है? एक फिक्स सॉल्यूशन हमारे पास है, सेकेंड नंबर, सॉरी, इट हैज वन फिक्स सॉल्यूशन, इट हैज वन फिक्स सॉल्यूशन x y z is equal to 0 0 0। this is known as trivial solution, this is known as trivial solution। ऐसा सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन, तीनों का वैल्यू 0। नंबर 3, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं हुआ, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन ये तो होता ये है, इसका मतलब है इस समय सिस्टम हैज कैसा सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन ये है फिक्स्ड, तो कैसा सॉल्यूशन? ट्राइवियल सॉल्यूशन। सिस्टम हैज ट्राइवियल सॉल्यूशन, दैट इज x y z